हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ठीक है, तो गांधी जयंती को हम 2 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को 2 दिन मनते हैं। ठीक है, 2 डेज बेसिकली यू कैन से मनाए जाते हैं। अच्छा, वर्ल्ड हैबिटेट डे की थीम क्या है? रिसाइलेंट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज़ एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। तो थीम याद रखना। ठीक है, मेंशन कर देती हूँ अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 अक्टूबर, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह हम इसे 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, आप कभी भी अभी किसी को कॉल कर रहे होंगे इस टाइम पे, ठीक है, तो आपके फ़ोन में मतलब कॉल लगने से पहले एक आवाज़ आती होगी स्वच्छता पखवाड़ा मिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सब अगर कोई नहीं जानता होगा तो वो इस आवाज़ को सुन सुन के अब तक जान चुका होगा, स्वच्छता पखवाड़ा मिशन। ठीक है, तो क्या है ये? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, ये बेसिकली इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। किस कैंपेन के अंदर? स्वच्छता पखवाड़ा कैंपेन के अंदर। बेसिकली आपको क्या करना है, महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन थे, ठीक है, उनकी एक 154th बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आपको सभी लोगों को 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 अक्टूबर को अपने आसपास की जगह, ऑफिसेस, ठीक है, वो सब साफ़ करना है। आप फ़ोटो लेके आप पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैंपेन 1 तारीख 1 अक्टूबर 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, आई होप आप सब ने किया हो और फ़ोटो लेके ज़रूर अपलोड की हो। ठीक, तो आइए इसी के साथ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखो, अभी थोड़े दिन पहले ना क्या हुआ था, इंडियन रेलवे ने अनरिवील की थी उसकी पहली, बेसिकली पीएम मोदी ने किया था, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। 9 ट्रेनें थी, 9 वंदे भारत थी। ठीक है, अच्छा, वंदे भारत पहले ट्रेन 18 के नाम से भी हम इन्हें जानते थे। ठीक है, और अभी पहली ऑरेंज कलर्ड वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ है। एक तरह से अनरिवील हुई है, इनॉग्रेशन इज़ अ नॉट करेक्ट वर्ड, अनरिवील हुई है। ठीक है, तो ग्रीन कह रही हूँ, ऑरेंज कलर्ड की वंदे भारत इनमें से कहाँ तक चलेगी, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो ऑरेंज कलर की होगी वो चलेगी कसोरगोड से त्रिवंतपुरम तक। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब टोटल 9 ट्रेन्स ऐसे ही अनरिवील की गई हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कितनी? 9 ट्रेनें टोटल। किस रूट से कहाँ तक चलेंगी वो मैं अभी बताऊंगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल 9 ट्रेन्स हैं। ठीक है, और ये बेसिकली 11 स्टेट्स को, ठीक है, कनेक्ट करेंगी इन वन और अदर वे। ठीक है, 11 स्टेट्स को, उसके रिलीजियस प्लेसेस को, ठीक है, उसकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, इन सब को कवर करेगी। ठीक, अब पहली बार ट्रेन कब और कहाँ से कहाँ तक के लिए चली थी? पहली बार 19 में चली थी, अगर आपको याद हो, 2019 में, और दिल्ली से वाराणसी थी। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अगर कोई बच्चा नोट बना रहा है तो आई एम हैप्पी, बिकॉज यही आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। और अगर कोई नहीं भी बना रहा तो भी इट्स नॉट एन इशू, क्योंकि आपको वो नोट्स बजूका की फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी 2019 में पहली बार ट्रेन अनरिवील की गई थी पीएम मोदी जी द्वारा। ठीक, तो जैसे मैंने बात की थी कि 9 ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेंगी, एक बार उसको देखेंगे। तो देखो, ऑरेंज अगर पूछे कभी कि पहली ऑरेंज कलर ट्रेन कौन सी थी, तो वो कसोरगढ़ से त्रिवंतपुरम ही चली है, वो पहली ही है, वो एक ही है। ठीक है,
ऑरेंज, अगर ऑरेंज कलर्ड ये वर्ड करे तो मेंशन भी है पहली ऑरेंज कलर, तो पहली ऑरेंज कलर यही है, ठीक है, अभी तक एक ही है, ठीक। अगर बाकी और ट्रेन्स की बात करें तो उदयपुर से जयपुर, हैदराबाद से बेंगलुरु, जामनगर से अहमदाबाद, विजयवाड़ा से चेन्नई, पटना से हावड़ा, अच्छा एक और है रांची से हावड़ा भी है, पटना से हावड़ा है और रांची से हावड़ा है, कसोरगढ़ से तिरुवनंतपुरम, ये हमने देखा ही, राउरकेला से भुवनेश्वर और तिरुनेलवेली से मदुरई, ठीक है। ये 9 हैं ट्रेन्स, ठीक। ये वंदे भारत 9 वंदे भारत ट्रेन हैं जो अनरिवील की पीएम मोदी ने, ठीक। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे चलें। केजी जॉर्ज जिनका अभी निधन हो गया है, हु पास्ट अवे, वो कौन थे? वो एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है। इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है, बेसिकली नेशनल आप कह सकते हो फिल्म अवार्ड मिला है, ठीक है। नेशनल अवार्ड या नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं, और भी इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। स्टेट अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 8 या 9 ऐसे स्टेट अवार्ड इन्हें मिले हैं, ठीक है। काफ़ी फिल्म्स डायरेक्ट की हैं इन्होंने। अगर मैं इनकी फिल्मों की बात करूं तो जो स्वप्ना दनम है, ठीक है, स्वप्ना दनम है 1975 में, उनके लिए, उस फिल्म के लिए, मलयालम फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। इनकी और भी कुछ फिल्म्स हैं, उल कदल मेला, ठीक है, यवनिका, उसके बाद देखो काफ़ी सारी फिल्म इनकी मेंशन्ड हैं, ठीक है। इनको ऐसे 9 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। केरला में इनका निधन हुआ है, ठीक। तो अगर इनकी फिल्म्स पूछें या ये पूछें इन्हें किस फिल्म के लिए, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बन सकता है, इन्हें किस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला और किस साल में मिला। तो 1975 स्वप्ना दनम के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, ठीक। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो किस कंट्री की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगगोंग ने कोलैबोरेट किया है विद NSE अकेडमी, ठीक है। और इन्होंने लॉन्च की है न्यू बुक जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और उसका 6th एडिशन अभी निकाला है, ठीक है। बेसिकली पूछ क्या रहा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगगोंग है, ठीक है, UOW, ये किस देश की यूनिवर्सिटी है, इतना बताना है। अब इसने क्या किया वो करंट से रिलेटेड है, ठीक है, और वो करंट से कैसे रिलेटेड है वो बता ही रहा है कि उसने कोलैबोरेट किया है NSE के साथ, NSE अकेडमी के साथ, और लॉन्च किया एक बुक जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस 6th एडिशन। तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगगोंग, ठीक है। किसकी यूनिवर्सिटी है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अच्छा, नेक्स्ट से पहले थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगगोंग ऑस्ट्रेलिया की है, इसने कोलैबोरेट किया है, ठीक है। अच्छा, इस एक तो ये बेसिकली जो बुक है जो लॉन्च हुई है वो कहाँ हुई है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE महाराष्ट्र में, और ये जो ऑथर की गई है वो लेक्चरर्स द्वारा जो UOW दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वोंगगोंग के, हाँ, वोलोंगगोंग यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जैसे हांगकांग और दुबई में कैंपस में जो हैं उन्होंने ऑथर की है। और इस बुक में एक चैप्टर भी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसे, NSE कैसे वर्क करता है, बेसिकली कैसे ट्रेड करता है, शेयर्स उसके कैसे ट्रेड होते हैं, उसके बारे में भी एक चैप्टर है, ठीक है। तो इतना समझ आया हो तो आगे चल सकते हैं ना। देखो आगे क्या है क्वेश्चन, थीम पूछ रहा है वर्ल्ड टूरिज्म डे की, क्यों मनाते हैं ये डे, कब मनाया जाता है ये डे, 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब 27 सितंबर को तो मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 1980 में, ठीक है। थीम पूछी है
थीम तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया वो पता होना चाहिए। टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम है। क्या थीम है? टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर मैं इसकी होस्ट कंट्री के बारे में आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे इसकी होस्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, इसकी होस्ट कंट्री है सऊदी अरेबिया। ठीक है, कौन सी है? सऊदी अरेबिया इसकी होस्ट कंट्री है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, इस डे के बारे में, थीम के बारे में। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, 1980 में मनाया जाता है। सऊदी जो अरेबिया है वो होस्ट कंट्री है। ठीक है, टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट जैसे अभी मैंने बताया क्या है इसकी थीम है। बेसिकली क्यों मनाया जाता है? ताकि अवेयरनेस फैल सके, टूरिज़्म किस तरह से अफेक्ट होता है सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कैसे वो इफेक्ट होता है उसको बताने के लिए वर्ल्ड टूरिज़्म डे को हम मनाते हैं 27 सितंबर को। ठीक है, आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट पे चले। देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक फेडरेशन ऑफ वर्ल्ड 2023 एनुअल रिपोर्ट, इस एनुअल रिपोर्ट के तहत डैश इज़ द वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी, मतलब फ्री, स्वतंत्र इन दैट वे। फ्रीएस्ट इकोनॉमी है कौन सा देश फ्रीएस्ट इकोनॉमी है? ठीक है, और इंडिया किस पायदान, एक पायदान नीचे चला गया है। ठीक है, तो वो किस पायदान पे है? ठीक, तो इंडिया की रैंक बतानी है बेसिकली, और आप कह सकते हो इस लिस्ट को टॉप किसने किया है वो बताना है। तो सिंगापुर जो है वो वर्ल्ड की बेसिकली इस लिस्ट में वर्ल्ड की फ्रीएस्ट कंट्रीज़ में से है, तो यहाँ पे तो सिंगापुर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस बैंक की बात करूँ तो मैं सिंगापुर आएगा। और इंडिया की जो रैंक है फ़िलहाल 87th है। बट अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स नेशंस में इंडिया टॉप पर है। ठीक है, अगर ब्रिक्स नेशन की रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया जो है वो सबसे फ्रीएस्ट है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज़ को देखूँ। ठीक, तो ये रिपोर्ट अच्छा कौन रिलीज़ करता है? ये रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेसर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। सिंगापुर उसकी 8.56 रेटिंग के साथ वो टॉप पे है बेसिकली। ठीक है, सिंगापुर के बाद है हांगकांग, हांगकांग के बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद न्यूजीलैंड। ठीक है, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड एंड देन न्यूजीलैंड। बॉटम कंट्रीज़ की हम अगर बात करें तो वेनेजुला, जिम्बाब्वे और सीरिया। इंडिया जो है 87th पे आ गई है, और जैसे मैंने बताया ब्रिक्स कंट्रीज़ में वो हाई पे है, टॉप पे है इन दैट वे। ब्राज़ील ने सिक्योर किया 90th रैंक, साउथ अफ्रीका की 94th, रशिया की 104 और चाइना की 111। ठीक है, जो इंडेक्स है वो मेज़र करता है डिग्री ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम प्रेजेंट इन 5 मेजर एरियाज़। क्या करता है? इकोनॉमिक फ्रीडम की डिग्री मेज़र करता है 5 एरियाज़ के तहत, 5 की पॉइंट्स के तहत। पहला है गवर्नमेंट ऑफ साइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है उसका लीगल सिस्टम, तीसरा है प्रॉपर्टी राइट्स, चौथा है साउंड मनी, और पांचवा है फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, और छठा है रेगुलेशन। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स भी याद रखना, कभी इन डेप्थ जाएगा तो इन पैरामीटर्स पे भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा। ठीक है, तो जितना प्रोवाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो ज़्यादा नहीं है, वो रिक्वायर्ड है इसलिए बताया जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को फिर से नोट डाउन कर लो, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? वेयर इज़ द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 की नई दिल्ली में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली, दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लॉयर्स जो हैं बेसिकली वो इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही टॉपिक डिस्कस होंगे जैसे इमर्जिंग लीगल ट्रेंड्स, challenges in क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन, लीगल टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल लॉ एक्सेट्रा, ये सारी बातें ही होंगी।
ठीक है, क्योंकि लॉयर्स कॉन्फ्रेंस है। ठीक, वही एम करता है कि मीनिंगफुल डायलॉग्स, बेसिकली हम लीगली जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ कन्वे हो सके, उन इश्यूज़ पे बात हो सके। अगर थीम की बात करें तो थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी ये कॉन्फ्रेंस। थीम थी इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो थीम याद रखना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज की थी, ये बात भी याद रखने वाली है। ठीक है, पूछ सकता है कि किसने ऑर्गेनाइज की थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, 3rd इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश में किस स्टेट में बनेगा, सेटअप होगा। ठीक है, तो अभी जो होगा वो 3rd है, इससे पहले 2 और थे। 3rd जो होगा वो कहाँ पे होगा, वो होगा वाराणसी में। ठीक है, ये 3rd है, वाराणसी वाला 3rd है। तो एक कानपुर में और एक लखनऊ में ऑलरेडी है। ठीक है, तो एक कहाँ है, एक कानपुर में है और एक कहाँ है, दूसरा है लखनऊ में। तो लखनऊ और कानपुर में तो था ही, अब 3rd बन गया वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूपी में। ठीक है, तो ये जो स्टेडियम है बेसिकली दिसंबर 25 तक रेडी हो जाएगा। 30,000 लोग बैठ सकेंगे। 450 करोड़ की लागत बेसिकली इसमें लगेगी। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 16 रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, इनॉग्रेशन भी किया है। जो बेसिकली ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए ये स्कूल बनाए गए हैं, 16 रेजिडेंट स्कूल। और ये इनका नाम बेसिकली अटल आवासीय विद्यालय रखा गया है। इन्होंने ये स्कूल जिनको ये अटल आवासीय विद्यालय के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है, वो ओपन किए गए हैं। और ये स्कूल्स जो हैं प्रोवाइड करेंगे जो लेबर क्लास होती है, लेबर के बच्चों को, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या जो जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके बच्चों को, जैसे बहुत लोगों ने कोविड में अपने माँ बाप को खोया, तो उन बच्चों को भी फ्री एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, और हर स्कूल में अराउंड 1000 स्टूडेंट होंगे। तो सोचिए 16,000 बच्चों का भविष्य ये स्कूल तय करेंगे और बनाएंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट है एमपी में। एमपी इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या एक ही टाइगर रिजर्व है, यही वाला है, और नहीं है, और है ये जो है वो 7वां है। ये 7वां है, तो इससे पहले 6 भी होंगे। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ 7th। ठीक है, तो ये 7वां है, तो 6 कौन सा है। कई नाम आपने सुने होंगे, संजय दुबरी, कान्हा, बांधवगढ़, ठीक है, पन्ना और पेंच, सतपुरा, ठीक है, सतपुरा, पन्ना, ठीक है, पेंच, बांधवगढ़, ठीक है, और कौन सा है, संजय दुबरी, ठीक है, और कौन सा है, और बताओ, एक बज गया, 1 2 3 4 5, एक बज गया। एक कौन सा है, कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, एक है कान्हा। तो ये 6 और एक 7वां जो है दैट इज़ वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसी के साथ अगर हम एमपी की बात करें तो 7वां, और अगर मैं एमपी की बात ना करूं, अगर मैं बोलूं पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये इसको मिला के 54th हो गए। ठीक है, इसको मिला के 54th हो गए। और जो सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही हैं, एमपी में ही हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनरिवील किया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 54th होगा इंडिया का, और इसमें बेसिकली ये रिज़र्व स्पैन करता है नर्मदा और यमुना नदी के बेसिन्स को, जो एनकम्पास करेंगी उसकी डाइवर्स फ्लोरा को।
ठीक है। और ये टीक, साजा, दाओरा, बीर, आंवला, इन सब के जो बेसिकली पेड़ हैं, ठीक है, वो सब हैं, इंक्लूडिंग टाइगर्स, लेपर्ड्स, वॉल्व्स, जैकल्स और डियर भी हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर टाइगर्स पूछें तो वो मध्य प्रदेश में हैं, और उसके बाद कर्नाटका में, और उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है। समझ आया। अब अगर कोई एमपी के टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो 6 नहीं 7 हैं, ठीक है, ये याद रखना। और 6 कौन से थे वो भी आपको बताए हैं। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। टाटा मोटर्स हैज़ डिलीवर्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन प्लस एयर, ठीक है। हाँ, आई राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन और एयर का ही है बेसिकली। देखो पढ़ ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में थोड़ा सा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, बेसिकली एनर्जी है जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हीट, वाटर, क्या यूज़ करके? हाइड्रोजन और एयर यूज़ करके, विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि हाइड्रोजन और एयर यूज़ करके ये जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी, हीट, वाटर बेसिकली बनाता है। ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी है, ये हाइड्रोजन के द्वारा बेसिकली रन करती है और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ये ई मोबिलिटी लैंडस्केप्स में, ठीक है। फ्यूल सेल्स कंसिस्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है, जहाँ पे रिएक्शन होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? टाटा मोटर्स ने डिलीवर किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बेसिकली पावर्ड है बसेस में, ठीक है। बसेस में बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल एम्बेड करके टाटा मोटर्स ने क्या किया था? टाटा मोटर्स ने डिलीवर की हैं ऐसी बसें जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से एम्बेडेड हैं, ठीक है। किस महारत्न कंपनी को दे हैव प्रॉमिस्ड और दे हैव डिलीवर्ड, ठीक है। किस अभी कुछ डिलीवर किए हैं, अभी तो जो ये किया है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को किया है, इससे पहले HPCL को भी किया था, ठीक है। हाँ, अभी तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ही किया है, राइट, आई एम राइट। तो 12 मीटर लॉन्ग बसेस हैं, ठीक है, जो डिज़ाइन की गई हैं फॉर इजी बोर्डिंग एंड इसकी जो 35 पैसेंजर्स की सीट है अराउंड, तो ये डेवलप की गई हैं टाटा मोटर्स R&D सेंटर पुणे में, ठीक। और ये किससे एम्बेडेड होंगी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बेसिकली ये होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किस PSU ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो सेल करेंगे क्रूड ऑयल जो वो बनाते हैं अपने मुंबई ऑफशोर फील्ड से, किसको? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, ठीक है। किस PSU ने अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है? किसके साथ एग्रीमेंट किया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ। और वो इस एग्रीमेंट में क्या करेंगे? सेल करेंगे अपने क्रूड ऑयल को जो वो प्रोड्यूस करते हैं मुंबई ऑफशोर से। तो ये एग्रीमेंट साइन किया है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, किसके साथ? HPCL के साथ, ठीक है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक यू कैन से एग्रीमेंट साइन किया है कि वो अपना क्रूड ऑयल सेल करेंगे जो वो प्रोड्यूस करते हैं मुंबई ऑफशोर फील्ड से। और ये एग्रीमेंट बेसिकली कवर करेगा अप्रॉक्सीमेट 4.5 मिलियन टन्स को, 4.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल को, जो एनुअली HPCL मुंबई रिफाइनरी में लाइक दे विल बी गिविंग, ठीक है। ONGC ने साइन किया है एक सिमिलर एग्रीमेंट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, BPCL के साथ भी सेम एग्रीमेंट साइन किया है और उसके तहत ये 4 मिलियन टन्स देंगे क्रूड ऑयल की, ठीक है। और
विद एन ऑप्शनल 0.5 मिलियन टन्स, ठीक है। बेसिकली 4 मिलियन देंगे और यहाँ पे 4.5 मिलियन टन्स क्रूड ऑयल देंगे, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ हुआ है, एक पहले साइन हुआ था अगस्त में, वो हुआ था इनका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक। तो आई होप आपको आज चीज़ें समझ आई हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।